Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज यतीन्द्र गुप्ता जी को जो है मैं और प्रदीप उपाध्याय जी रिप्लेस कर रहे हैं। तो श्रोताओं, आज हम आपकी सेवा में मौजूद हैं। कैसे हैं उपाध्याय जी? सारे दर्पण के श्रोताओं को प्रदीप उपाध्याय का नमस्कार। और जैसा संजीव जी ने बताया, आज यतीन जी छुट्टी पर हैं, हॉलीडे, और उनकी जगह हम आप दोनों अगले 3 घंटे कार्यक्रम हम लोग दर्पण का करेंगे। और जैसा कि यतीन जी हमेशा ज्योतिष के बारे में बातचीत करते हैं तो वो बताएंगे। उसके अलावा कुछ गीता का सार जो है, वो गीता का ज्ञान जो है रंजना जी ने भेजा है, वो हम श्रोताओं को सुनवाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक सुंदर से भजन से। जगमग जोत उजारी, ओ मैया तेरी जगमग जोत उजारी, ओ मैया, ओ मैया जगमग जोत उजारी। जगमग जोत उजारी, ओ मैया, ओ मैया जगमग जोत उजारी। जगमग जोत
तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम हम शुरुआत करते हैं। और जी हाँ, पिछले सप्ताह और हमेशा की तरह आज फिर हमारे साथ श्री संजीव बाबू जानी जी जुड़ गए हैं, और जो इस सप्ताह के पूरे नक्षत्रों का खेल और जो भी राशियों का जो भी असर होगा उसके बारे में बताएंगे। तो संजीव भाई, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपको। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आज आप क्या हमारे श्रोताओं को बताने वाले हैं? आज तो हम पहले हमारा जो भी आज का पंचांग है, ऑस्ट्रेलिया के समय के अनुसार 8 बजे के सिडनी के टाइम के अनुसार जी, वो पंचांग बताएंगे। और इस हफ्ते जो भी 12 राशि का राशिफल है जी, वो हम बताएंगे। चलिए और फिर। मौजूदा हालत है उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। जी जी जी, तो शुरू करते हैं संजीव भाई। तो संजीव जी, जो राशिफल आप बताते हैं, एक कुछ श्रोताओं को संदेह रहता है, क्योंकि एक कुछ लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, कुछ लोग हम लोगों का। तो जो राशिफल जो आप बताते हैं वो हमारे जो भारतीय ज्योतिष के हिसाब से जो चंद्र राशि होती है उसके हिसाब से होता है ना? हाँ जी सर, हमारा जो भारतीय शास्त्र है वो चंद्र राशि यानी ल्यूनार सिस्टम से चलता है, और जो वेस्टर्न पद्धति है वो सोलार हिसाब से चलता है, सोलार पद्धति से। बिल्कुल। तो श्रोताओं के उसमें लिए क्या होता है, जी हाँ, बोलिए। क्या होता है, हमारा जो है सर जी, वो सवा दिन के चंद्र की जो मोशन है वो सवा दिन तक चलती है। सवा दिन के बाद, सवा 2 दिन के बाद वो दूसरी राशि में प्रवेश करता है। तो हमारी राशि है सवा 2 दिन के बाद बदल जाती है। और वेस्टर्न सिस्टम में क्या होता है, सोलार सिस्टम में, कि वो पूरे 1 महीने में जितने भी जातक का जन्म हुआ वो एक ही राशि भुगतते हैं। जी हाँ, ये जो चीज है वो हमारे दोनों शास्त्रों में डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही स्पष्टीकरण श्रोताओं के लिए आवश्यक है कि वेस्टर्न सिस्टम में जैसे 12 महीने होते हैं तो वैसे ही हर महीने की एक राशि होती है। और मगर ये जो हमारा भारतीय ज्योतिष विज्ञान है यह चंद्र राशि पर करता है। तो जो बापूजी जो अभी भविष्यफल बताएंगे तो वो आपकी चंद्र राशि के अनुसार होगा, तो उसको वेस्टर्न सिस्टम से कंफ्यूज ना करें और अपनी जो उचित राशि हो उसी के अनुसार जो है अपने भविष्यफल को ग्रहण करें, जैसा बापूजी अब बता रहे हैं। स्वागत है बापूजी, अब आप भविष्यफल बताना आरंभ कर सकते हैं। नमस्ते। दर्पण रेडियो सिडनी 98.5 एफएम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताजनों का स्वागत है। सबसे पहले हम आज का पंचांग जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया सिडनी सुबह 8 बजे के समय अनुसार पंचांग है विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, नक्षत्र है आश्लेषा, योग ध्रुव और करण है कौलव। इसमें भी हमारे भारत में मास का थोड़ा एक डिफरेंस है, 15 दिनों का। हमारे कुछ पार्ट में जो है अमावस्या से महीना शुरू होता है और कुछ भाग में पूर्णिमा से महीना शुरू मानते हैं। तो वो मास के कंफ्यूजन में ना जाए। तिथि जो है शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। आज जन्म लेने वाले जातक की राशि रहेगी कर्क। कर्क राशि के अनुसार अक्षर है ड और ह। तो आज जन्म लेने वाले जातकों का नाम ड और ह अक्षरों से रखना चाहिए। अब हम साप्ताहिक भविष्य में पहली राशि का मैं बताऊंगा। पहली राशि है मेष, जिसे अराइज भी कहते हैं अंग्रेजी में। मेष राशि के अक्षर है अ, ल और ई। यह सप्ताह आपको मिश्रित फल देने वाला रहेगा। समाज और परिवार के विषय में उत्तम फल मिलेगा। तो व्यापार, व्यवसाय और नौकरी के विषय में आपको सावधान रहना होगा।
व्यापार में उधारी का लेन देन नहीं करना है, वरना आपको मानसिक तनाव, चिंता का सामना करना पड़ सकता है। आपको धन की हानि हो सकती है। नौकरी पेशा लोग भी अपना काम संयमता से, शांति से करें। अगर आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं और नई नौकरी मिल सकती है। इस सप्ताह पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा। आपको संतान के विषय में सुखद समाचार मिल सकते हैं। पारिवारिक मतभेद सुलझ जाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य के विषय में चिंता पीड़ा रहेगी। जीवन साथी से विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य के विषय में आपकी मानसिक परिस्थिति मजबूत रहेगी। मानसिक परेशानियों से मुक्त रहेंगे। अगर आप उदर यानी कि पेट की तकलीफों से परेशान है तो इस सप्ताह उसमें राहत मिलेगी। मगर आपको योगाभ्यास और परहेज करना होगा, वरना आप किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। यह हो गया मेष राशि वाले जातकों का इस सप्ताह का राशिफल। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि, जिसे हम टॉरस कहते हैं अंग्रेजी में, अक्षर है ब, व और उ। यह सप्ताह आपके लिए सौभाग्य और सुख देने वाला रहेगा। आपकी उलझनें आसानी से सुलझती नजर आएगी और भाग्योदय की वृद्धि होगी। आपको आर्थिक लाभ होगा। व्यवसाय में सफलता मिलेगी। व्यापार का विकास होगा। आपका परिश्रम से आप व्यवसाय और व्यापार में उन्नति और वृद्धि करेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती है। परिवार के लोगों सभी प्रेम और समर्थन करेंगे। आपका परिवार के सुख की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ भी सुखद समय रहेगा। उसकी तरफ से प्रेम और लगाव से भरा आचरण मिलेगा और मतभेद दूर होंगे। स्वास्थ्य के विषय में आपका सुखद अनुभव रहेगा। एक विशेष ऊर्जा का संचार होगा। यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत सुखद और उन्नतिमय रहेगा। अब हम बात करेंगे तीसरी राशि मिथुन, जेमिनी, जिसके अक्षर है क, छ और घ। यह सप्ताह आपके लिए काफी परेशानियों भरा रहेगा। दूसरों की परेशानियों में फंसना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका समय और धन दोनों का व्यय होगा। दूसरों की समस्या को सुलझाने में आपका अधिक समय बर्बाद होगा और आपको बेवजह परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। व्यापार और व्यवसाय की बाबत भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको विशेष परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय के विषय में कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको उसके बारे में विचार विमर्श करना अत्यंत जरूरी रहेगा। यह समय में चिंता और परेशानियों की वजह से आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। आपको वाणी और विचार में संयमता बरतनी होगी, वरना आपको धन हानि की होने की संभावना है।
पारिवारिक और वैवाहिक सुख सामान्य रहेगा। विद्यार्थी को यह सप्ताह मिश्रित फल रहेगा। आपको सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अपनी मनस्थिति पर संयम रखना होगा, तब जाकर आपको सफलता प्राप्त होगी। यह हो गया मिथुन राशि के जातकों का राशिफल इस हफ्ता का। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क यानी कि कैंसर अंग्रेजी में कहते हैं। अक्षर है ड और ह। यह सप्ताह आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इस सप्ताह आपके भाग्य में वृद्धि होगी। व्यापार व्यवसाय में आपको काफी लाभ होगा। आप अपने जान पहचान के लोगों का लाभ लेके अपने कार्यों को सिद्ध करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी लाभ मिलेगा। उनको मनचाही नौकरी प्राप्त होगी और नए अवसर मिलेंगे। पुरानी नौकरी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आप नए लोगों से परिचित होंगे। अपनी उन्नति के नए रास्ते भी पाएंगे और शत्रु पर आप विजयी रहेंगे। यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इस सप्ताह आपको पारिवारिक सुख भी प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन भी अत्यंत सुखदायी होगा। इस सप्ताह आपको सबका साथ और समर्थन मिलेगा और यह सप्ताह आपका अत्यंत सुखमय रहेगा। तो ये हो गया कर्क राशि का राशिफल। अब हम बात करेंगे सिंह राशि यानी कि लियो अंग्रेजी में कहते हैं। उसके अक्षर है म और ट। यह सप्ताह आपके लिए कष्ट और परेशानियों भरा रहेगा। व्यापार व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में आपको सावधानी बरतनी होगी। बेवजह के विवादों में ना फंसे। अपने सहकर्मी और ऊपरी अधिकारियों से संयमता से व्यवहार करें, वरना कार्य क्षेत्र में नुकसान हानि उठानी पड़ सकती है। व्यापार में भी सावधानी बरतें। यह सप्ताह उधार व्यवहार ना करें, वरना धन की हानि हो सकती है। परिवार और वैवाहिक जीवन में भी कठिनाई और विपत्तियां आ सकती हैं। आपको समझदारी और सूझबूझ से इन संजोगों से निपटना होगा, वरना उलझनों के धागे और ज्यादा उलझ जाएंगे। विद्यार्थियों को भी मन लगाकर पढ़ाई में ध्यान देना होगा, वरना विपरीत परिणाम आ सकते हैं। यह सप्ताह हर क्षेत्र में मुसीबतें, कठिनाई, उलझनों से भरा हो सकता है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्गो। उसके अक्षर है प, ठ, अण। यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फल देने वाला होगा। व्यापार कारोबार के क्षेत्र में अपेक्षा अनुसार लाभ नहीं होगा। काफी परिश्रम और प्रयास करने के बाद ही थोड़ी सफलता मिलेगी। मानसिक परिताप और चिंता से घिरे रहेंगे। यह सप्ताह आप अपना बजट बनाकर ही खर्च करें, वरना धन की हानि हो सकती है। स्वास्थ्य के विषय में विशेष सावधान रहें। सात्विक खुराक का सेवन करें, वरना बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। शारीरिक ऊर्जा में कमी रहेगी।
मानसिक परेशानियों से चिंतित रहेंगे। परिवहन के साधनों से सावधान रहना होगा। अकस्मात से या जल्दबाजी से चोट लग सकती है। पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा। सबका साथ सहकार और समर्थन मिलेगा। विवाहित जीवन भी सामान्य सुखमय रहेगा। यह सप्ताह में आपको आर्थिक परेशानियां ज्यादा रहेगी। उधार ना करें और कोई बड़ा निवेश ना करें। यह आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है और धन की हानि हो सकती है। अब हम बात करेंगे तुला राशि की, जिसे लिब्रा कहते हैं, जिसके अक्षर है र और त। यह सप्ताह आपके लिए काफी कष्ट, परेशानी और परिश्रम कराने वाला रहेगा। व्यापार, व्यवसाय, कारोबार में पूरी सावधानी बरतें। आपके साथ धोखा हो सकता है। नौकरी पेशा जातक भी अपना पूरा ध्यान काम में लगाए। अपने सहकर्मी से संयमता बरतें। सहकर्मी पर भरोसा ना करें, वरना उसके परिणाम आपके विरुद्ध आ सकते हैं। आपको अचानक से ही बड़े खर्चे आ सकते हैं, तो किसी से भी व्यवहार करते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी। परिवार और रिश्तेदारों के साथ समझदारी से रहना होगा। सबकी बात सुननी पड़ेगी और विचार विमर्श करना होगा। और रिश्ते बनाए रखने के लिए सबका साथ सहकार देना होगा। वैवाहिक जीवन में अपने साथी के साथ विवाद में ना पड़े। शांति से, संयमता से यह समय पसार करें। यह सप्ताह में आप चिंता, कष्ट, परेशानियां सभी से घिरे रहेंगे। आपको अपना मन संतुलित बना के रखना अत्यंत जरूरी है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, जिसे कैंसर कहते हैं। उसके अक्षर है न और य। इस सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगा। आप अपने व्यवहार और संयमता से आसानी से कारोबार संभाल सकते हैं। उसमें लाभ फायदा मिलने की संभावना बनती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह विशेष लाभकारी रहेगा। नए आयाम यानी कि प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और आप उच्च पद भी पा सकते हैं, जिसके लिए आपको मग्न, फोकस, एकाग्र रहकर अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। व्यापार में भी आप तीव्र उन्नति कर सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। पारिवारिक रिश्तेदारों के विषय में यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। पिछले मतभेदों का उकेल आएगा और रिश्तों में मजबूती बनेगी। जीवन साथी के साथ भी अच्छा मेल रहेगा। कुटुंब का सुख मिलेगा। वैवाहिक जीवन के सुख में भी वृद्धि होगी। जो जातक अविवाहित है, उनको भी मनचाहा जीवन साथी मिलने की संभावना बनती है। यह सप्ताह आपके लिए सुखमय, शानदार और उन्नति कराने वाला होगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि की, जिसे सजिटेरियस कहते हैं। अक्षर है भ, ध, फ और ढ। यह सप्ताह आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण और परिश्रम से थकाने वाला रहेगा, कष्टदायक रहेगा। कारोबार, व्यापार और घर परिवार से जुड़ी चिंताओं से आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे।
कार्यभार के सिलसिले में आपको मुसाफरी प्रवास करना पड़ सकता है। आपको यह यात्रा से खर्च और थकान दोनों का सामना करना संभव है। फिर भी आपको इच्छानुसार परिणाम नहीं मिल सकता है। परिवार के साथ प्रेम और समझदारी से बर्ताव करें। कोई भी वाद विवाद में ना करे, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है। किसी के साथ मनमुटाव ना हो उसका ख्याल रखें। विद्यार्थियों को भी यह सप्ताह मानसिक चिंता और तनाव भरा रहेगा। पढ़ाई में मन नहीं लगना और ध्यान भ्रम होना, जिसके कारण विपरीत परिणाम आने की संभावना है। यह सप्ताह आपको संयम, धैर्य और समझदारी से बिताना हितावह है। अब हम बात करेंगे मकर राशि की, यानी कि कैप्रिकॉर्न, जिसके अक्षर हैं ख और ज। यह सप्ताह आपको शुभ और उत्तम फलदायी होगा। आपको व्यापार, कारोबार, नौकरी यह सभी क्षेत्र में मनचाही सफलता, प्रगति मिल सकती है। यह समय में आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अपना व्यापार विकसित कर सकते हैं। आपके हर प्रयास का अनुकूल परिणाम मिलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। आर्थिक परेशानियों का भी अंत आशय आएगा और आप नए आयामों में कार्यरत रहेंगे। परिवार का पूर्ण सुख मिलता है। भूमि, मकान और पैतृक संपत्ति का सुख मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य के विषय में भी आपको विशेष ऊर्जा का अनुभव होगा और स्वास्थ्य का पूर्ण सुख तो प्राप्त हो सकता है। परिवार में अच्छे शुभ प्रसंग का भी अच्छा योग बन रहा है। संतान के विषय में भी आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन का भी आपको सुखद और संतोषकारक अनुभव होता है। यह सप्ताह में आपको जीवन के हर क्षेत्र में लाभ और सुख की प्राप्ति होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। अब हम बात करेंगे 11वां राशि कुंभ, एक्वेरियस, जिसके अक्षर हैं ग, श, स और श। यह सप्ताह आपके मिश्रित फलदायी रहेगा। व्यापार, कारोबार में तथा नौकरी की बाबत आपको परेशानी, दिक्कत आएगी। आपको सबके साथ तालमेल रख के और सबका सहकार समर्थन करते हुए शांति से समय बिताना होगा। आप इस प्रकार आचरण करेंगे तो हानि लाभ दोनों का बराबर रखने में कामयाब होंगे। यह सप्ताह आपके लिए तनाव और चिंतापूर्ण रहेगा। अगर आप संयमता से, समझदारी से बर्ताव करेंगे तो आप नुकसान से बच सकते हैं। आपका स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा। सात्विक भोजन का सेवन करें। परिवार और जीवन साथी के सुख में भी विशेष सावधानी बरतें। बेवजह के विवाद से बचें और शांति से, संयमता से उनके साथ आचरण रखें। विद्यार्थी भी जातक पढ़ाई में एकाग्रचित होकर और काफी परिश्रम करना होगा, तभी पढ़ाई में अच्छे परिणाम ला सकते हैं। यह सप्ताह आपको शांति और संयमता से व्यतीत करना हितावह है। अब हम बात करेंगे मीन राशि की, जिसे पाइसिस भी कहते हैं अंग्रेजी में, जिसके अक्षर है द, च, ज, थ।
यह सप्ताह आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। आपके सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। जीवन के सभी क्षेत्र में आपको भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा। आप किसी महानुभाव के संपर्क में आ सकते हैं और उनके परिचित होने से आप उनके द्वारा लाभ पा सकते हैं। नौकरी की बाबत भी आपका अनुभव सुखद रहेगा। पदोन्नति यानी प्रमोशन और आप अपनी रुचिकर नौकरी पाने में समर्थता पा सकते हैं। भूमि, मकान आदि का भी विशेष लाभ होने की संभावना बनती है। पैतृक संपत्ति पाने के विशेष और उत्तम अवसर बने रहेंगे। स्वास्थ्य में लाभ रहेगा। शारीरिक और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी। परिवार का उत्तम सुख और सहकार मिलेगा। जीवन साथी भी आपके वश होकर रहेगा, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। आपको वैवाहिक जीवन का सुखद अनुभव होगा। यह सप्ताह आपके विशेष कर जीवन के सभी क्षेत्रों में लाभदायी और सुखमय बीतेगा। तो यह हो गया 12 राशि का इस सप्ताह का राशिफल। धन्यवाद। हाँ जी, बोलिए। धन्यवाद बापूजी, आपने बहुत ही 12 राशियों की जैसा आपने बताया, और आशा करते हैं हमारे श्रोताओं इस भविष्य फल का लाभ लेंगे। यहाँ यह जब अवश्य बताना चाहूँगा कि ये भविष्य फल जो हैं श्रोताओं के लिए बहुत ही एक जनरलाइज्ड हैं, क्योंकि पूरे सारे लोगों को 12 राशियों में कर रखा है, तो एक राशि में बहुत से लोग आ जाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सब लोग एक सा फल ही फेस करें, लेकिन इसको एक गाइड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है कि आपका फल अच्छा है तो इसको सही किस संदर्भ में लेना है। तो तो कोई भी श्रोता ऐसा ना समझे कि ये हमारे लिए है। ये चीज है क्योंकि आप सबका जन्म अलग अलग तिथियों तारीखों पे हुआ है, अलग अलग सालों में हुआ है। तो राशि जो हमारी 1.25 दिन पे बदलती है, तो 20 साल का बच्चा और 60 साल का पुरुष, ये दोनों सही संजोगों से नहीं गुजर रहे। तो ये केवल आप गाइडेंस के लिए आपको बताया जा रहा है। इसे जनरल प्रेडिक्शन कहते हैं। तो आप एक ध्यान रखेंगे, सभी श्रोता को विनती है कि एक गाइडेंस है और नॉलेज के लिए आपको ये प्रचलित किया गया है। तो अगर कोई श्रोता अगर वह अपने भविष्य के बारे में और विस्तृत रूप में जानना चाहे तो उनके पास क्या विकल्प उपलब्ध है? अगर कोई श्रोता जानना चाहे तो मैं अपना नंबर अपने प्रोग्राम में दिया था। इस प्रोग्राम में भी मैं अपना नंबर और अपना ईमेल आईडी शेयर करूंगा अभी। तो वो मुझे अपना जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म की जगह यानी बर्थ ऑफ प्लेस, ये 3 चीज शेयर करें मेरे साथ व्हाट्सएप पर। तो मैं उनको पत्रिका बनाकर उनको गाइड कर सकता हूं और भेज सकता हूं उनको पीडीएफ से उनका पत्रिका। गत बार भी हमने बताया था हमारा नंबर, और इस बार भी सभी श्रोता जना चाहे तो ये मेरा नंबर मैं अभी बता रहा हूं, और उसके बाद मैं अपना ईमेल आईडी बताऊंगा। तो आप अपनी ये 3 जो डिटेल्स मेन है, जन्म, बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, ये मुझे बताइए। मैं आपको इस हफ्ते में उसका आपका पीडीएफ बनाकर कुंडली का भेज सकता हूं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है हमारे श्रोताओं के लिए। और एक जन्म पत्री के अगर आपको, जैसा संजीव जी ने बताया कि अगर आपको जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान पता है तो उनको बताइए, और आप जन्म पत्री अपने पास एक रिकॉर्ड के रूप में भी रख सकते हैं, और उसको किसी भी ज्योतिषी से उसको जो डिटेल प्रेडिक्शंस की जिसकी हम बात कर रहे थे उस सुविधा के लिए उपयोग किया जा सकता है। संजीव जी, एक हमारे श्रोताओं का प्रश्न आया है जब वो सुन रहे हैं, तो एक प्रश्न है कि जिन लोगों का नाम
प्रथम अक्षर पा है, पी या मतलब पीटर या जो हाँ है जी। ना, तो ऐसे लोग जो हैं अपने जीवन के एक्सट्रीम्स की तरफ क्यों होते हैं और उनकी सुसाइडल टेंडेंसी क्यों होती है? यह प्रश्न थोड़ा नहीं, ये मुझे लगता है दो अलग अलग प्रश्न है। अच्छा। एक तो पी वालों का क्या है और दूसरा कि ओके। कुछ लोग जो हैं वह वाई डू दे वो इतना एक्सट्रीम, तो ये अलग अलग प्रश्न है। ओके, संजीव जी धन्यवाद स्पष्टीकरण के लिए। जी। तो हाँ, दो प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न जो है जिनका ना प्रथम अक्षर पा है उनके लिए क्या भविष्य है, यही है ना? जी हम वो तो वो कन्या राशि में आता है। जो मैंने कन्या राशि का भविष्य बताया आज, तो प अक्षर वाले जो जातक है वो सभी कन्या राशि में आएंगे। अच्छा, तो आप जो जवाब जो है ये है कि कन्या राशि का जो जो था, जी। जो बापूजी ने बताया उसमें से कन्या राशि का एक्चुअली यहाँ पे एक थोड़ा सा और स्पष्टीकरण है कि वैसे तो जन्म की राशि वो होती है जिस समय आपका जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहा था वह राशि जो है जन्म की राशि मानी जाती है। लेकिन उसके हाँ जी। अलावा हमारा जो नाम होता है, जो बोलने वाला नाम जिससे हम जाने जाते हैं, उसका जो प्रथम अक्षर है वो जिस राशि का होता है वह भी राशि उनकी हो सकती है। जैसे पा जो है वो आपने बताया कि कन्या राशि है, तो उसके तो कन्या राशि का देख सकते हैं। तो ये दोनों हैं, हालांकि तकनीकी रूप से दोनों अलग हैं, लेकिन हाँ अपनी सुविधा के लिए इनको प्रयोग किया जा सकता है। अब आते हैं मैं वही समझाना चाहूंगा एक बार फिर से श्रोताजनों को कि आपकी चंद्र राशि जो है हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार ही भुगतना पड़ता है। घर में बुलाए हुए नाम की राशि से कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जो घर के हम हमारे बच्चे हैं तो नाम है कुछ और हम लालू भी कह के बुलाते हैं, सोनू कह के बुलाते हैं, हाँ तो फिर वो बड़ा होते तब तक सोनू ही बन जाता है। तो यह प्रश्न जो है अपने आप में एक प्रकार से अपूर्ण कहलाएगा कि एक ज्योतिष विज्ञान में कि पा नाम से उनका क्या भविष्य है, तो वो कहना मुश्किल है, क्योंकि जातक का भविष्य जैसा आपने बताया वो तो चंद्र राशि से निर्धारित हो रहा है। तो हाँ, चलिए यह तो प्रथम प्रश्न का हुआ। और दूसरा प्रश्न जो थोड़ा अधिक गंभीर मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं बड़े एक्सट्रीम अपने इमोशंस में होते हैं, काफ़ी इमोशंस अप और डाउन होते हैं, और इस हद तक का बापूजी चले जाते हैं कि वो सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों की क्या कुछ विशेष संरचना होती है उनके प्लैनेट्स की, या आप किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करते हैं? देखो, इसके मेन मैं बताऊंगा कि प्लैनेट्स का उन पर असर रहता ही है, हमारे ग्रहों का। चंद्र जो है हमारे विचार का कारक है। चंद्र अगर कोई पाप ग्रह के साथ बैठ जाता है, उसकी महादशा भी चलती है, और एक्सट्रीम पाप ग्रह में सभी जगह से समझो कि कुंडली में भी पाप ग्रह राहु के साथ पड़ा है, और विषोत्तरी दशा में भी वही परिस्थिति आती है, तो आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है। और ऐसे जो कदम उठाते हैं तो उस प्रकार ये सब ग्रहों का कंजक्शन होने के हिसाब से ही उनको ये सब विचार आते हैं। तो फिर इसका निदान क्या है? अगर ऐसी किसी की ग्रह की स्थिति अगर आती है तो और ऐसे सिम्टम भी उस व्यक्ति में दिखाई देते हैं, तो फिर हमको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? सिम्टम्स दिखाई देते तो वो तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, आदमी कब क्या कर सकता है, ठीक है। अगर उसका पत्रिका मैंने जो बोला, जन्म का जो मैंने 3 चीज मांगा, वो कुंडली पे से हम एक गाइडलाइन ले सकते हैं कि इस प्रकार की ग्रह दशा बैठी है जन्म के समय, और अभी उनका ये चल रहा है, तो ये आदमी, ये जातक इस परिस्थितियों से गुजर रहा है। समझ रहे आप? ठीक है, तो चलिए संजीव जी, आपने हमारे श्रोताओं के लिए इतना समय दिया और इतनी विस्तृत राशि फल की जानकारी दी। आशा करते हैं हमारे श्रोताओं ने इससे निश्चय ही लाभ लिया होगा। और संजीव जी ने अभी ईमेल भी बतानी थी, तो अगर आप अपना ईमेल और फ़ोन एक बार और बता दें, तो अगर किसी को कांटेक्ट करना होगा तो वो आपको मेल भेज सकते हैं। नहीं, मैं तो श्रोतागण, मैं अभी मेरा नंबर बताऊंगा।
आप नोट डाउन कर लीजिए, +91 जी 99 205 37584। रिपीट करता हूं, 99 205 37584। मेरा ईमेल आईडी है संजीव बापू SANJEEV संजीव बापू @gmail.com। तो तो जो भी श्रोताजन अपने बारे में जानना चाहते हैं, बेशक बेहिचक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बरोबर है भाई जी? जी एकदम बढ़िया। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं आपकी ईमेल, संजीव बापू SANJEEVBAPU @gmail.com। तो संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और हाँ जी। फिर अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी। जरूर जरूर भाई जी। जय सबको, जय माता जी, जय माता दी। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। थैंक यू। तो संजीव जी, जी तो श्रोताओं, ये थे संजीव जी, संजीव बापू। आप मुंबई में रहते हैं, इंडिया में, और उन्होंने पूरा अपना जो है अर्ली में कल से 3-3:30 बजे उठ के जो है वो, हाँ नहीं, उनके प्रयास का हम धन्यवाद देते हैं। हम लोग तो यहाँ सवेरे उठ के यहाँ पे आने में हम लोगों को लगता है कि संडे को बिल्कुल लगता है कि अतिरिक्त नींद लेनी चाहिए, और संजीव जी तो हमसे भी 4.5 घंटा पहले सवेरे 3:30 बजे उठ के जो है वो इतना कर रहे हैं। तो समस्त श्रोताओं की ओर से हम संजीव जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। और तो जैसा कि यतीन जी हमारे इस 1 घंटे में सनातन धर्म का प्रचार और उसके ज्ञान के बारे में बातचीत करते हैं, जी तो ज्योतिष विज्ञान उसका एक भाग है। उसके अलावा सनातन के और भी हिस्से हैं। और जहाँ तक बात आती है तो गीता का बारे में जो है वो एक हमारा ऐसा ग्रंथ है जो कि पूरा विश्व प्रसिद्ध है। और कभी भी विदेश में अगर हम बात करें तो भारतीय जब शास्त्रों की जब बात आती है तो गीता का नाम सबसे ऊपर आता है जी। और उसी श्रृंखला में हमारी टीम से रंजना रमन जी ने एक श्रृंखला आरंभ की है जिसमें हर चैप्टर को जो है बड़े ही एक आम जन की भाषा में वह श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करती हैं। तो 3 चैप्टर वो ऑलरेडी कर चुकी हैं और आज है चौथे चैप्टर की बारी। तो श्रोताओं को हम रंजना जी का प्रस्तुति जो है सुनवाते हैं। आशा करते हैं श्रोता लोग इससे लाभान्वित होंगे। दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं को रंजना रमन का नमस्कार। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम अपने वेद और पुराणों के बारे में जानेंगे। हमारा कर्तव्य है कि इस महान ज्ञान को हम हमारे बच्चों, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक सरल भाषा में पहुंचाएं। हमारे वेद और पुराण, हमारे जो शास्त्र हैं, के सभी श्रोताओं को रंजना रमन का नमस्कार। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम अपने वेद और पुराणों के बारे में जानेंगे। हमारा कर्तव्य है कि इस महान ज्ञान को हम हमारे बच्चों, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक सरल भाषा में पहुंचाएं। हमारे वेद और पुराण, हमारे जो शास्त्र हैं, वो काफी वैज्ञानिक आधार पर लिखे गए हैं। जब सारी दुनिया इनसे प्रेरणा लेती है तो हमें इसका ज्ञान क्यों ना हो। मैं रेडियो दर्पण की आभारी हूँ कि मुझे गीता के ऊपर ये रिसर्च करने का मौका मिला है। मैंने गीता के अध्याय 1 से 3 को छोटे-छोटे हिस्सों में आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर इसका 10% भी हमें समझ में आता है या हमारे बच्चे इससे एक छोटी इकाई भी सीख पाते हैं तो मेरा ये प्रयास सफल होता है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि लोग अपने-अपने मतलब से गीता को तोड़-मरोड़ कर उसका मतलब निकालते हैं। हमें उससे बचना चाहिए। तो चलिए
गीता के सबसे शुद्ध रूप को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो गीता में 18 अध्याय हैं, बट उनमें से 1 से 3 अध्याय के बारे में हमने पहले बात की है और आज जो है वो अध्याय 4 मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। प्रथम अध्याय, जिसको अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं, यानी जब अर्जुन दुखी होकर युद्ध करने से मना कर देते हैं। द्वितीय अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है, जिसमें अर्जुन को भगवान जन्म, मृत्यु और आत्मा का ज्ञान देते हैं। तृतीय अध्याय, जिसको कर्म योग बोला जाता है, में श्री कृष्ण अर्जुन से उसका कर्म करने को कहते हैं। अब चौथे अध्याय के बारे में हम बात करेंगे। तो चौथे अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग भी कहते हैं, अर्थात ज्ञान से अभिभूत होकर किया गया कर्म ही संन्यास है। अब मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि ये कोई सत्संग नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो बहुत ही बोरिंग हो या उसे सुना ना जाए। ये हमारे खुद के ग्रंथ हैं और इनके बारे में, इनसे पूरी दुनिया जब प्रेरणा लेती है तो हमको भी पता होना चाहिए कि हमारे ग्रंथों में क्या है। तो गीता का जो चौथा अध्याय है उसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त भी हो, इसलिए मैंने यह ज्ञान देने के लिए तुमको चुना है। अब इसे आज के संदर्भ में हम ऐसे देख सकते हैं कि मित्रता या जिसे हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं, वो बहुत आवश्यक हो जाता है ज्ञान पाने के लिए और ज्ञान बांटने के लिए भी। और कहते हैं ना कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो अगर ज्ञान पाना है तो सबसे पहले अपने सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करिए, मित्र बनाइए। कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था। सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को और फिर उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। लेकिन फिर जैसे ये प्रवाह रुक गया, अर्जुन यहाँ एक साधारण पुरुष हैं और हालांकि अर्जुन साधारण बिल्कुल नहीं है, वो एक असाधारण धनुर्धर हैं, लेकिन यहाँ पर इस संदर्भ में वो एक आम पुरुष को जो है वो निर्धारित करते हुए ये पूछते हैं, उनके मन में ये सवाल आता है कि सूर्य तो सृष्टि के आदिकाल से हैं और हे कृष्ण, आपने तो अभी हाल में जन्म लिया है, फिर आपने ये ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि अर्जुन कृष्ण पर संदेह कर रहे हैं। सवाल पूछना हमारा स्वभाव है और हमें पूछना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं और तुम कई बार जन्म ले चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे सब पता है और तुम्हें नहीं पता। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में जन्म लेता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए। कृष्ण आगे बताते हैं कि कर्म 3 तरह के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म वो है जो हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, यानी हमने एफर्ट लगाया और एक काम पूरा कर लिया। अकर्म वो होता है जब हम जिसे करते हैं पर हम ये मानते हैं कि उस कर्म को करने के लिए हमें निर्धारित किया गया था, तो हमें उस कर्म का क्रेडिट नहीं चाहिए होता है। हमने वो काम किया क्योंकि हम उसके लिए निर्धारित थे, हमें उसके फल की चिंता नहीं है, वो अच्छा हो या बुरा हो। और तीसरा होता है विकर्म, यानी विशेष कर्म। वह कर्म जो विशेष है, जिस कर्म के लिए शायद हमने जन्म लिया है। जो सन्यासी लोग हैं वो कर्म को अकर्म की तरह करते हैं, यानी फल मिले या ना मिले वो अच्छे कर्मों को करते रहते हैं। यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास जरूर है, क्योंकि अगर हमने कोई अच्छा काम किया है और हमने उस काम को हमने एफर्ट लगाया और हमने पूरा किया, तो हमें ये परिणाम की इच्छा जरूर रहती है। अगर परिणाम ना मिले तो हम दुखी भी होते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये भी स्वाभाविक है। लेकिन अगर हमने अच्छे कर्म निरंतर किए हैं तो अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। हमारा जो फोकस है वो विशेष कर्म की ओर होना चाहिए, जिसके लिए सिर्फ हम और हम निर्धारित किए गए हैं। वो कर्म जो हमें सन्यास की ओर ले जाएगा। यहाँ सन्यास का मतलब घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाना नहीं है। यहाँ वो विशेष कर्म है जिसका मतलब है योर हाई लेवल ड्यूटी, योर हाई लेवल गोल। जैसे अर्जुन के लिए वो विशेष कर्म था अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करना, द बिगर गोल इन लाइफ।
ज्ञान का प्रकाश जो है वो हमारी तुच्छ भावनाओं को भस्म करके उसे पवित्र करता है। तो किसी की अगर प्रगति से हमें जलन हो रही है, वो एक तुच्छ स्वभाव है, लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है, हमने हमने ज्ञान को प्राप्त किया है, तो वो ज्ञान अपने आप को एक ईश्वर के विशेष कर्म को संपन्न करने में लगाया है, तो वो जो तुच्छ भावना है वो हमसे दूर रहेगी। तो हमने काम किया है, हमें वो परिणाम मिलेगा अगर हमने निरंतर अच्छा काम किया है, लेकिन जो हमारा जो विशेष कर्म है उसकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो ये गीता के चौथे अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है और हमें ये गुण रहस्य आज हमने जाना बहुत ही साधारण सी भाषा में। तो मैं गीता के चौथे अध्याय के सार को इस श्लोक के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करता हूँ। धन्यवाद। आशा करते हैं श्रोताओं को रंजना जी की यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। और रंजना जी, आपका एक बार पुनः धन्यवाद अपने प्रयास के लिए, और इतना सुंदर और सरल भाषा में आपने गीता के संदेश को जो है एक आमजन की भाषा में सुनाया है। और एक चीज़ और कहूँ, बहुत ही कर्णप्रिय तरीके से, वो सो नाइस टू। हाँ, नहीं, रंजना जी की आवाज़ जो है वो और भी काफ़ी श्रोताओं ने प्रशंसा की है। तो रंजना जी, आपका हमारा सौभाग्य है कि दर्पण की टीम की आप सदस्य हैं और इस तरीके का हिस्सा लेती हैं, और जिस कार्यक्रम में आप उपस्थित नहीं हैं उसमें भी आपने अपनी प्रस्तुति भेजी है। यह आपका दर्पण के प्रति, दर्पण रेडियो के प्रति समर्पण दिखाता है। तो चलिए संजीव जी, और जब इसमें जो अंत में जो श्लोक के साथ रंजना जी ने समाप्त किया, मेरे ख्याल से गीता का सर्व लोकप्रिय और मेरे ख्याल से सर्वश्रेष्ठ श्लोक है, जो कि ईश्वर की जो है वो पूर्ण सत्ता के बारे में बताता है कि सब कुछ मैं ही करता हूँ। तो चलिए। तो उपाध्याय जी, पहला घंटा तो हमारा ख़त्म होने को आ रहा है और थोड़ा ही समय बचा है, तो कुछ और आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। तो आज 3 घंटे का कार्यक्रम है, बिल्कुल 1 घंटा हमारा समाप्त हो गया और दूसरा घंटा आरंभ करने वाले हैं हम लोग। और आरंभ करेंगे हम लोग एक संजीव जी की बुलंद आवाज़ में समाचारों के साथ। अच्छा। और हम कार्यक्रम के दौरान, जैसा कि हमने बताया था कि आज हम स्पेशल सेगमेंट लेके आए हैं, मन हर उदास के गाने आज हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं जी। तो मन हर उदास, आपको मतलब पता ही होगा कि ये लोग 3 भाई हैं और तीनों ही जो हैं, तो उसमें आप सबसे जो पॉपुलर भाई हैं उनका नाम बताइए हमको। जी हाँ, पंकज उदास जो है वो एक काफ़ी, वो भी लोकप्रिय गायक रहे हैं और इनका संगीत प्रेमी परिवार रहा है। और तीसरे भाई जो हैं वो भी गज़ल गाते हैं जी। अब तो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक्चुअली एक हम स्पेशल फीचर लाए हैं, उसमें इनकी पूरी जीवन शैली, सबको परिवार के बारे में बताया जाएगा। तो उपाध्याय जी, लेकिन मैं आज मतलब श्रोताओं को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको इतने गाने सुने हुए और इतने पॉपुलर गाने हुए हैं, बट समहाउ कुछ इनका नाम जो है आपको लगेगा अच्छा ये भी गाना मनहर उदास जी ने गाया, अच्छा ये गाना भी मनहर उदास जी ने गाया है, तो कुछ उनका नाम जो है समहाउ मतलब उतना पॉपुलर नहीं हुआ। एक्चुअली संजीव जी, आप तो खैर खुद बॉम्बे में रहे हैं, ये सेलिब्रिटी एक अलग अपने आप का फील्ड है। आप अपने आप को किस तरीके से प्रमोट करते हैं, मुझे लगता है, और प्रसिद्धि के दौर में आप कौन कौन सी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कौन आपके वो क्या बोलते हैं गॉडफादर हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है कितनी प्रसिद्धि आपको मिलती है। और हम सब ने देखा है कि कई
कलाकारों को प्रसिद्धि उनकी प्रतिभा के अनुपात में अधिक मिलती है और जी। किन्हीं को कम मिलती कम है। मिलती, सही ये कह ओबियसली कम वाले हैं। कम वाले और या मुझे लगता है कि लोगों को वो प्रसिद्धि के लिए स्पेशल एफर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। तो आपको खाली आपने एक अच्छा गाना गा दिया ही काफ़ी नहीं है। आपको अगर रियली जैसे जो आजकल बोलते हैं ना वो पीआर कंपनीज हैं, ये हैं जो आपके अच्छे काम को प्रोजेक्ट करती हैं। प्रोजेक्ट करें, बिल्कुल। तो मुझे लगता है जीवन में भी वही सत्य होता है कि आप अच्छा काम करते रहिए। बहुत से लोग सिडनी में हैं, इतना अच्छा मतलब काम करते हैं, बट उनके बारे में कोई नहीं जान, वो कभी स्टेज पे कभी नहीं चढ़ते। और संजीव जी, यह सत्यता आज के दौर की नहीं है। हम लोग कई बार सोशल मीडिया को कोसते रहते हैं कि अच्छा इनके बारे में बताया तो हमको पता है। इवन आप इतिहास भी खंगाल के देखें जी। तो एक टर्म यूज़ की जाती है अनसंग हीरो। यस। कितने अनसंग हीरोज हमारे इतिहास में हैं जिनके बारे में बहुत कम पता है, और जब उनके खोद के पता किया जाता है कि अच्छा ऐसा ऐसा काम, ऐसे ऐसे योद्धा भी हुए हैं जिन्होंने ऐसा किया, इनके बारे में तो हमने- महाभारत में कितनी कहानियां हैं जो लाइक अब मैं उतना डिटेल तो दिमाग में, बट देर आर फ्यू, वो जो भीम का पुत्र थे घटोत्कच, घटोत्कच थे, बिल्कुल है ना। और एक और थे जो शायद अर्जुन के पुत्र थे, वो भी बहुत वो परफेक्ट मैन था। हाँ हाँ। और ये देखिए आपने जो विषय उठाया है, जो एक सेलिब्रिटी वो पीआर की जो बात की, जी। जैसे कर्ण एक ऐसे कैरेक्टर हैं महाभारत के जी। जिनको बारे में दोनों तरीके की राय बनाई जाती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जितने अच्छे व्यक्ति थे उससे अधिक अच्छा व्यक्ति इनको दिखाया गया है। जी। और कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी अंडररेटेड हैं, बहुत अधिक शूरवीर थे, चूँकि वो गलत साइड में थे इसलिए उनके साथ था खराब हुआ है। जी। तो ये उस दौर में भी होता था, कहने का मतलब यही है। पीआर बड़ा इम्पोर्टेंट, पीआर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सही लोगों के साथ में, जैसे संगति के बारे में कहा जाता है कि अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से एक यही शिक्षा जो है इन सब चीज़ों से ली जा सकती है। जी। तो उपाध्याय जी, अब अगले क्या कहते हैं घंटे का जो है समय हो गया अगले है, 2 घंटे का। तो हम इसको फिर पूरा ही जैसे हम यूजुअली करते हैं विद आवर सिग्नेचर ट्यून, एकदम ऐसे ही चालू करते हैं। तो श्रोताओं, दूसरा घंटा दर्पण रेडियो का शुरू हो रहा है।